आज अपन डिस्कस करेंगे एबीजी के बारे में। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, एल्केलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का रहेगा एबीजी। एबीजी, एबीजी मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस नाम ही से साफ हो रहा है। जो आर्टरी है अपनी बॉडी में क्या होती है, बॉडी में आर्टरी होती है और क्या होती है, वेन होती है। आर्टरी और वेन। आर्टरी होती है वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। एक्सेप्शनल कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये अपना टॉपिक है एबीजी टॉपिक। ठीक है, तो आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, इसमें देखना है आपको पीएच। पीएच, ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी रहती है, नॉर्मल ब्लड की पीएच रहती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल ब्लड की पीएच है, कितनी है, 7.35 टू 7.45। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, दूसरी चीज देखनी है पीसीओ2। ठीक है, पीसीओ2, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखना है। तो ये कितना रहता है बॉडी में, ये रहता है 35 टू 45 एम एम ऑफ एच जी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रेशर रहता है। ठीक है, किसका, CO2 का। तीसरी चीज देखेंगे SCO3। SCO3, SCO3 क्या होती है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पर लीटर। ठीक है, तो ये अपने को तीन चीज देखनी है, पीएच देखनी है, पीसीओ2 देखनी है, और SCO3 देखनी है। पीएच, पीसीओ2, SCO3। अब अगर पीएच जब जब बढ़ेगा तब तब क्या होगा, जैसे पीएच अगर मोर देन 7.45 हो रहा है, 7.45 हो रहा है, तो क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। क्या होगा, एल्केलोसिस। ठीक है, और अगर पीएच क्या हो रहा है, लेस देन 7.35 हो रहा है, तो क्या होगा, एसिडोसिस। तो क्या होगा, एसिडोसिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्केलोसिस होगा, और पीएच अगर कम होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, पीएच आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पीएच को देनी है। ठीक है, उसके बाद अपने को पीसीओ2 लेवल देखना है। तो उसके लिए आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो पीसीओ2 है उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, रोम याद रखना है, रोम। ठीक है, रोम। रोम का मतलब है रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी अपोजिट, अपोजिट, और मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक इक्वल, मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, ये याद रखना, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में जब जब पीएच बढ़ेगी, जब जब पीएच बढ़ेगी, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज पीएच, इंक्रीज पीएच, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिक इक्वल रेस्पिरेटरी अपोजिट। पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका पीसीओ2 लेवल है, पीसीओ2 लेवल है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, और जब जब आपकी पीएच घटेगी, जब जब आपकी पीएच क्या होगी, घटेगी, तब जो पीसीओ2 का लेवल है वो क्या होगा, पीसीओ2 लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, रेस्पायरेशन हमेशा अपोजिट चलेगा पीएच के। ठीक है, दूसरा चीज मैंने लिखा है मेटाबॉलिक इक्वल, मेटाबॉलिक हमेशा इक्वल चलेगा। ठीक है, तो आपकी पीएच अगर बढ़ेगी, इंक्रीज पीएच होगी, तो आपकी जो SCO3 है, SCO3 है वो भी इंक्रीज होगी। और आपकी पीएच अगर डिक्रीज होगी, पीएच अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, SCO3 भी डिक्रीज होगी, SCO3 भी डिक्रीज होगी। तो ये याद रखना है, बॉडी में ये मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, इसके आधार पे अपन डिसाइड करेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे एक कंडीशन आती है,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो इसमें साफ दिख रहा है कि एसिड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो आपकी पीएच क्या होगी? पीएच क्या होगी? सबसे पहले तो पीएच देखना आपको, पीएच क्या मिलेगी इसमें? डिक्रीज मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज रेस्पिरेटरी है, तो मैंने बताया था रेस्पिरेटरी हमेशा अपोजिट जाएगा, तो इसमें क्या मिलेगी आपको? जो पीसीओ2 की वैल्यू है वो क्या मिलेगी? पीसीओ2 की वैल्यू इंक्रीज मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो एग्जांपल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में जैसे कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट है और उसकी पीएच कितनी मिलेगी इस कंडीशन में? अपने को पीएच मिलेगी 7 ये पीएच मिल जाएगी अपने को। और पीसीओ2 लेवल कितना मिलेगा? पीसीओ2 लेवल मिल जाएगा, ये पीसीओ2 लेवल मिल जाएगा, ये अपने को पीसीओ2 लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो पीएच कम मिलेगी और पीसीओ2 लेवल ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन आपको बताना चाहूँ तो जैसे मेटाबॉलिक की बता देता हूँ। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वही एसिड बढ़ रहा है, तो एसिड बढ़ रहा है तो आपकी पीएच क्या होगी? कम होगी, पीएच आपकी डिक्रीज हो गई, पीएच डिक्रीज होगी। कौन सा? मेटाबॉलिक। तो अब की बार क्या रोल? रेस्पिरेशन का रोल नहीं है, किसका रोल है? कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक का रोल है, ठीक है। मेटाबॉलिक में क्या होगा? SCO3, और SCO3 मैंने बताया था SCO3 क्या होता है? इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर पीएच घटेगी तो SCO3 भी आपका घटेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपकी पीएच घट गई, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। अब एबीजी के रिगार्डिंग अपने को हॉस्पिटल में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या क्या ध्यान रखना है? तो पहले अपन एबीजी के अगर ब्लड लेते हैं, एबीजी का अगर ब्लड लेते हैं तो वो किससे लेना है? वो आर्टरी से लेना है। किससे लेना है? आर्टरी से लेना है। किससे लेना है? आर्टरी से लेना है। और आर्टरी कौन सी? मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है? मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी है? मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है अपनी? जो मोस्ट कॉमन आर्टरी रहेगी वो अपनी रेडियल आर्टरी रहेगी। कौन सी रहेगी? रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी रहेगी? रेडियल आर्टरी। सबसे मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी रहेगी? रेडियल आर्टरी। अगर रेडियल आर्टरी प्रीफर मिल जाती है तो सबसे पहली आर्टरी अपनी कौन सी रहेगी? रेडियल, मोस्ट कॉमन। और रेडियल आर्टरी कहाँ पे रहती है? यहाँ पे प्रेजेंट रहती है हैंड में, थंब की साइड में जो आर्टरी है वो अपनी रेडियल आर्टरी है, ठीक है। दूसरी मोस्ट कॉमन कौन सी रहेगी? अगर ये नहीं है, ये आर्टरी अपन पॉसिबल नहीं है, तो दूसरी कौन सी रहेगी? दूसरी रहेगी अपनी अल्नार आर्टरी, अल्नार आर्टरी, ठीक है। दूसरी आर्टरी कौन सी रहेगी अपनी? अल्नार आर्टरी। और अगर अल्नार आर्टरी में भी पॉसिबल नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे अपन? जाएंगे फीमोरल आर्टरी में। कहाँ पे? फीमोरल आर्टरी में, फीमोरल आर्टरी में। ये अपनी साइट हो गई, ठीक है। कहाँ से एबीजी लेंगे? एबीजी का सैंपल कहाँ से लेंगे? तो साइट ऑफ एबीजी लिख सकते हो उसको, साइट ऑफ एबीजी हो गई, ठीक है। सबसे प्रीफर कौन सी है? रेडियल आर्टरी। अगर रेडियल आर्टरी है तो सबसे ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये नहीं मिल रही है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो अपन अल्नार आर्टरी पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फीमोरल आर्टरी पे भी जा सकते हैं। अब रेडियल आर्टरी को प्रिक करने से पहले अपन एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलन टेस्ट। जिस टेस्ट का नाम क्या है? एलन टेस्ट, एलन टेस्ट। क्या नाम है? एलन टेस्ट। एलन टेस्ट क्या होता है? एलन टेस्ट होता है जिसमें पेटेंसी चेक की जाती है। कौन सी आर्टरी की? अल्नार आर्टरी की, ना कि रेडियल आर्टरी की। कौन सी आर्टरी की पेटेंसी चेक करेंगे? अल्नार आर्टरी की। एलन टेस्ट होता है, उसमें क्या करेंगे? चेक पेटेंसी ऑफ अल्नार, अल्नार आर्टरी। अल्नार आर्टरी की अपन क्या चेक करेंगे? पेटेंसी चेक करेंगे। पेटेंसी चेक कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे? अपन कंप्रेस करेंगे अल्नार आर्टरी को और रेडियल आर्टरी दोनों को अपन कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करके क्या करेंगे? देखो इस तरह से अपन ये अपना अल्ना और रेडियल, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये अपनी इधर की साइड में रेडियल है, इधर की साइड में रेडियल है, इधर की साइड में अल्ना है, तो दोनों को मैंने कंप्रेस कर लिया, ये दोनों को मैंने कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करने के बाद मुट्ठी बंद करना है। जैसे अपन मुट्ठी बंद करेंगे तो सारा ब्लड अपने आगे सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अल्ना को भी कंप्रेस कर रखा है और रेडियल को भी कंप्रेस कर रखा है। अब मैं अल्ना को जैसे ही छोड़ता हूँ तो मेरा हैंड वापस पिंकिश हो रहा है, वापस पिंकिश हो रहा है।
कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई जा रही है अल्ना से, तो अल्ना से ब्लड सप्लाई जा रही है तो मैं रेडियल को प्रिक कर सकता हूँ, रेडियल को प्रिक कर सकता हूँ। अगर अल्ना में कोई डिफेक्ट है, अल्ना में पहले से कोई डिफेक्ट है अल्नार आर्टरी में, अगर मैंने रेडियल प्रिक कर दिया तो रेडियल को तो मैं प्रिक कर दूंगा, और अल्नार में पहले से डिफेक्ट है तो कहीं ना कहीं आगे की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी, आगे की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी। ठीक है, आपको मैं बोर्ड पे बता देना चाहता हूँ। देखो जैसे जैसे ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है, ये अपना हार्ट है। हार्ट से अपना यहाँ से यहाँ से अरोटा निकलता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अपना अरोटा है। कुछ इस तरह से अपना अरोटा निकलता है। ये अरोटा का अपना ये क्या हो गया, आपका राइट एट्रियम हो गया। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और ये क्या हो गया आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये अपना हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, उससे ये अरोटा निकल रहा है। क्या निकला है उससे, क्या निकला, अरोटा निकला, अरोटा निकला। ये अपनी क्या है आर्च ऑफ अरोटा है। ये क्या है अपनी आर्च ऑफ अरोटा, आर्च बना रहा है, आर्च बना रहा है, आर्च ऑफ अरोटा। यहाँ से क्या निकलेगी आर्टरी निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी आर्टरी निकलेगी, जिसको अपन क्या कहेंगे ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, जिसको अपन क्या कहेंगे ब्रेकियो ब्रेकियोसिफेलिक सिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद में एक आर्टरी यहाँ से निकलेगी, उसके बाद में एक आर्टरी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये आर्टरी जो निकल रही है ये आर्टरी कौन सी है, ये यहाँ से आर्टरी निकल रही है, ये कौन सी है, ये अपनी है कॉमन, ये अपनी सब क्लेवियन आर्टरी। कौन सी है सब क्लेवियन। और कौन सी सब क्लेवियन आर्टरी है लेफ्ट सब क्लेवियन। कौन सी है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है। और ये अपनी कौन सी है कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, तो जो सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके ये क्या करेगी, आगे जाके क्या करेगी, किस में कन्वर्ट होगी, आगे जाके कन्वर्ट होगी अपनी एक्सिलरी आर्टरी। जो अपने हैंड में आर्टरी होती है, हैंड में ब्लड सप्लाई करती है, उसको अपन क्या कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। क्या होती है एक्सिलरी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी में हो गई। उसके बाद में क्या होगी, उसके बाद में ये सिफेलिक आर्टरी, उसके बाद में सिफेलिक, सिफेलिक आर्टरी। उसके बाद में ये दोनों आगे जाके डिवाइडेड हो जाएगी, आगे जाके डिवाइडेड हो जाएगी, किस में डिवाइडेड हो जाएगी, एक आर्टरी आपकी आ जाएगी थंब वाली साइड में, कौन सी आ जाएगी रेडियल, इस साइड में कौन सी आ जाएगी रेडियल, और इस साइड में कौन सी आ जाएगी अल्नार, इस साइड में कौन सी आ जाएगी अल्नार आर्टरी आपकी, अल्नार आर्टरी। ठीक है, जो अपनी थंब की साइड है वो रेडियल आ गई, इधर की साइड अल्नार आर्टरी आ गई। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, दोनों आर्टरी मिलके इनकी आगे ब्रांचेस डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, जो एक बनाती है सुपीरियर, क्या बनाती है सुपीरियर पाल्मिक आर्च, और एक बनाती है डीप पाल्मिक आर्च। ठीक है, सुपीरियर पाल्मिक आर्च और डीप पाल्मिक आर्च, ये दोनों बनाएगी। आगे इससे कनेक्ट होगी कौन सी डिजिटल आर्टरी, जो डिजिट में जाती है, फिंगर्स में जाती है, वो डिजिटल आर्टरी। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे इस आर्टरी को यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, किस आर्टरी को कर रहे हैं अपन, अपन इस आर्टरी को कर रहे हैं। देखो यहाँ से अपने को ये आर्टरी काम में लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो निशान कर रहा हूँ, यहाँ से अपने को रेडियल को प्रिक करना है, रेडियल आर्टरी को प्रिक करना है। तो अपन क्या करेंगे, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करना जरूरी है कि अल्नार आर्टरी प्रॉपर वे में काम कर रही है। अगर प्रॉपर वे में काम कर रही तो ही अपन इसको डैमेज करेंगे, अन्यथा अपन अदर आर्टरी पे जाएंगे। अदर कौन सी रहेगी फीमोरल पे जाएंगे, उसके बाद में अपन फीमोरल पे जाएंगे। तो ये अपनी साइट है, कौन सी साइट है मोस्ट कॉमन साइट है, साइट कौन सी है मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, उससे पहले अपने को क्या करना है एलन टेस्ट करना है। एलन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये हैंड है उसके जो रेडियल आर्टरी है और अल्नार आर्टरी दोनों को प्रिक करेंगे, दोनों को प्रिक नहीं करेंगे सॉरी कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करके अपन जो अपनी ये मुट्ठी है इसको बंद करके ऐसे खोलेंगे तो ये क्या होगा, अब देखो वाइटिस हो रहा है, मेरा हैंड वाइटिस हो रहा है। अब मैं एक मेरी अल्नार को छोड़ते ही वापस पिंकिस हो गया, पिंकिस हो गया विद इन 6 सेकेंड। अगर 6 सेकेंड के अंदर अंदर वापस नॉर्मल हो रहा है, पिंकिस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी अल्नार आर्टरी फुली पेटेंट है, फुली पेटेंट है, तो मैं ब्लड सैंपल वहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ होती है कि अगर ब्लड सैंपल ले रहा हूँ मैं आर्टरी से, आर्टरी से ब्लड सैंपल ले रहा हूँ, और क्या हो गया वेन से ले लिया, वेन से ले लिया, तो वेन से लेने पे अपनी आर्टेरियल एबीजी कभी नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी वीबीजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी वीबीजी,
वीबीजी, और वीबीजी की वैल्यू थोड़ी अल्टर रहेगी। वीबीजी की वैल्यू में क्या रहेगी, जैसे पीएच वीबीजी की कितनी रहती है, जैसे नॉर्मल पीएच अपनी 7.35 टू 7.45, ये किसकी है, आर्टेरियल ब्लड की अपनी पीएच है। और वेनस ब्लड की पीएच कितनी रहेगी, वीनस ब्लड अगर ले लिया तो उसकी पीएच कितनी रहेगी, उसकी पीएच थोड़ी अपनी कम हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पीएच ये हो जाएगी उसकी पीएच, ये पीएच हो जाएगी, ठीक है, ये उसकी पीएच हो जाएगी। तो उसकी पीएच कम हो जाएगी और उसमें जो CO2 का लेवल है, CO2 का लेवल अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पीएच उसकी कम हो जाएगी, CO2 का लेवल अधिक हो जाएगा। और जनरल सी बात है, अपने को पता है कि जो वीनस ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन कम रहता है और आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, तो वही फंडा है ये, ठीक है, तो वो वीबीजी हो जाएगी अपनी, ठीक है। अब बात आती है कि सिरिंज कौन सी यूज करें, ठीक है, सिरिंज कौन सी यूज करें एबीजी में, एबीजी के लिए क्या करें, सिरिंज कौन सी यूज करें। तो सिरिंज आती है कौन सी, हिपेरेनाइज्ड सिरिंज, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज, सिरिंज हिपेरिनाइज सिरिंज, ठीक है, ये प्री फिल्ड भी आती है, पहले हिपेरिनाइज की हुई भी आती है, और अपन खुद करके हिपेरिन से हिपेरिनाइज फिर भी ले सकते हैं, ठीक है, हिपेरिनाइज सिरिंज आती है, ठीक है। दूसरी चीज, अपन इसमें दूसरा कोई एंटीकोगुलेंट यूज क्यों नहीं करते, हिपेरिन क्या है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को कोगुलेंट नहीं होने देता है, तो उसमें जैसे अपन दूसरा क्यों नहीं कर सकते, जैसे सिट्रेट है, सिट्रेट भी तो एक एंटीकोगुलेंट है, एक अपना ईडीटी है, ईडीटी भी तो एंटीकोगुलेंट है, एक अपना क्या है, वारफेरिन है, वारफेरिन है, तो ये भी एंटीकोगुलेंट है। इनको क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इनको इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि सिट्रेट होता है उसमें क्या है, एसिड है, उसमें क्या एसिड प्रेजेंट होता है, ईडीटी है इसमें भी क्या एसिड प्रेजेंट होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एसिड की तो वैल्यू देख रहे हैं, पीएच की तो वैल्यू देख रहे हैं, एसिडोसिस देख रहे हैं, तो एसिडोसिस देखेंगे तो ये अपनी क्या वैल्यू में इंटरप्ट करेगा, वैल्यू राइट वैल्यू नहीं आने देगा, इसलिए इन दोनों का अपन यूज नहीं कर सकते। और जो वारफेरिन है, वारफेरिन क्या है, टेबलेट फॉर्म में आती है, किस में आती है, टेबलेट फॉर्म में आती है, ठीक है, जो टेबलेट वार्ट नाम से आपके मार्केट में आती है, टेबलेट वार्ट, ठीक है। तो इसको अपन टेबलेट फॉर्म में इसलिए अपन यूज नहीं करेंगे, तो अपने को क्या हिपेरिन यूज करना है, ठीक है, हिपेरिनाइज सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है, उसके बाद में कि जो एसिडोसिस एल्केलोसिस होता है, एसिडोसिस एल्केलोसिस होता है, उसमें कंपनजेटरी, फुल्ली कंपनजेटरी और पार्शियल कंपनजेटरी, ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा। जैसे आपको अगर पीएच एक होता है आपका कंपन कंपनजेटरी, एक आपका पार्शियल कंपनजेटरी, एक आपका अनकंपनजेटरी, अनकंपनजेटरी, ठीक है, ये होता है अनकम्पनसेटरी, कंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी और अनकम्पनसेटरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन पीएच का वैल्यू देखेंगे, ठीक है, अगर पीएच जैसे कंपनसेटरी है, मतलब कंपनसेशन कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक होता है फुल्ली कंपनसेशन, ठीक है, जैसे ये आप लिखो फुल्ली कंपनसेशन, कंपनसेटरी को क्या करो, फुल्ली कंपनसेटरी, ठीक है, मतलब फुल्ली कंपनसेट कर रहा है, फुल्ली कंपनसेट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, पीएच नॉर्मल रहेगी, आपकी पीएच क्या रहेगी, नॉर्मल हो जाएगी, क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, आपकी पीएच नॉर्मल रहेगी। और आपकी जो CO2 का लेवल है, मतलब PCO2 लेवल मैंने बताया था, PCO2 का लेवल क्या रहेगा, PCO2 का लेवल क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा। और आपका दूसरा किसका लेवल, SCO3, जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन, ऐसा डाटा आपको मिले जिसमें पीएच नॉर्मल रहे, पीएच कितनी रहे, 7.35 टू 7.45 रहे, और PCO2 है वो नॉर्मल रेंज में नहीं रहे, और SCO3 नॉर्मल रेंज में नहीं रहे, ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या है, फुल्ली कंपनसेटरी है, मतलब फुल्ली पीएच तो नॉर्मल आ चुकी है, दोनों डाटा अब नॉर्मल है, तो वो फुल्ली कंपनसेटरी है, ठीक है। एक होता है पार्शियल कंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी में जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होगा आपका, रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होगा, पीएच तो आपकी अबनॉर्मल रहेगी, पीएच आपकी अबनॉर्मल रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज आपका जो PCO2 लेवल है, PCO2 लेवल है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। और SCO3 है, SCO3 लेवल है वो क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा, वो क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, पार्शियल कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मतलब SCO3 अब नॉर्मल है और PCO2 उसका नॉर्मल आ रहा है ना, और कंडीशन कौन सी है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो ये ऐसा डाटा आएगा तो वो क्या है, पार्शियली कंपनसेटरी। एक होता है अनकम्पनसेटरी, अनकम्पनसेटरी में क्या होगा, आपकी पीएच भी अब नॉर्मल रहेगी, पीएच भी अब नॉर्मल रहेगी। उसके बाद जैसे कंडीशन इसकी क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन है,
रेस्पिरेटरी कंडीशन पीएच अब नॉर्मल रहेगी, और रेस्पिरेटरी है तो कौन सी अब नॉर्मल रहेगी, पीसीओ2। पीसीओ2 वैल्यू भी अपनी क्या रहेगी, अब नॉर्मल रहेगी। और उसके बाद में एससीओ3 का कोई लफड़ा नहीं है, तो एससीओ3 क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, एससीओ3 नॉर्मल रहेगी। मतलब ये कंपनजेट नहीं कर रही, इनको ठीक करने के लिए कंपनजेट नहीं कर रही, तो ये अपनी क्या रहेगी, फुल्ली अनकम्पनजेटरी रहेगी। अनकम्पनजेटरी वैल्यू में ऐसा डाटा मिलेगा आपको, ठीक है, ये चीज़। अब एक चीज़ है कि जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन, तो उसके लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा, उसके लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है आपका, क्या है, लंग्स है। उसके लिए जिम्मेदार ऑर्गन लंग्स है, ठीक है। और मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक अगर कंडीशन है तो उसके लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा है, आपकी किडनी है, ठीक है, किडनी है, आपकी लीवर है, ठीक है, ये जिम्मेदार ऑर्गन है, ठीक है। तो जैसे कोई पेशेंट है, वेंटिलेशन अगर आपको पूछ लिया जाए, हाइपर वेंटिलेटेड पेशेंट, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है कि पेशेंट वो अधिक ऑक्सीजन ले लिया, पेशेंट क्या कर लिया, अधिक ऑक्सीजन ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंडीशन बनेगी आपकी, पेशेंट अगर ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है, क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यूज क्या आएगी, जैसे आपकी पीएच रहेगी, पीएच रहेगी, वो क्या रहेगी, हमेशा इंक्रीज रहेगी, इंक्रीज, पीएच इंक्रीज रहेगी। तो मैं पीएच कितनी लिखूंगा, पीएच जैसे उसकी पीएच रहेगी, ये पीएच रहेगी उसकी, इतने उसकी पीएच रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जो उसका HCO3 है, HCO3 है, वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और नॉर्मल कितना रहेगा, 22 से 27 के बीच में लिख सकता हूँ वैल्यू, तो उसका ये नॉर्मल SCO3 उसका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में PCO2 लेवल, PCO2 लेवल, PCO2 लेवल क्या रहेगा, PCO2 लेवल मैंने कहा था स्टार्टिंग में, रोम पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मतलब ये बढ़ रही है तो ये हमेशा घटेगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल लेवल मैंने बताया था 35 टू 45 mmHg, तो इसका लेवल कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, जैसे 33 आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, जिसमें PCO2 कम हो रहा है और पीएच इंक्रीज हो रही है, तो कौन सी कंडीशन आ गई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और ऐसा पेशेंट कौन सा होता है, हाइपर वेंटिलेटेड वाला पेशेंट होता है, जैसे कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट है, लंबे समय से वेंटिलेटर पे पेशेंट है, तो उसमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसमें इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट को हटा देंगे, हाइपर वेंटिलेट को हटा देंगे। या फिर ऑप्शन में मेडिकल एयर आता है, अगर मेडिकल एयर प्रेजेंट है आपके पास, जैसे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल सेटिंग में आपने देखा होगा कि 3 पोर्ट रहते हैं, वॉल पे 3 पोर्ट रहते हैं, एक सक्शन पोर्ट रहता है, एक ऑक्सीजन पोर्ट रहता है, एक मेडिकल एयर पोर्ट रहता है। तो जो मेडिकल एयर पोर्ट रहता है उसमें क्या रहता है, ऑटो के साथ साथ इन्वायरमेंटल एयर भी रहती है, इन्वायरमेंटल एयर भी रहती है, तो वो अपन ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे उस पोर्ट में। अगर अपन ऑक्सीजन, जो अपना ऑक्सीजन आगे का डिवाइस है वो अपन कनेक्ट करके अगर पेशेंट को देंगे, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी मिलेगी, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हाइपर वेंटिलेट वाली कंडीशन है वो ठीक होगी। तो मेडिकल एयर अगर ऑप्शन में है तो मेडिकल एयर देंगे, वरना अपन हाइपर वेंटिलेट में ऑक्सीजन हटाएंगे, जिससे क्या होगा, ये PCO2 का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा जो एल्केलोसिस की कंडीशन वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, एक बार मेटाबॉलिक को उठा देते हैं, दूसरी कंडीशन है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, एसिडोसिस है तो मतलब पीएच क्या होगी, कम होगी, तो इस कंडीशन में पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी, डिक्रीज, पीएच डिक्रीज। और पीएच कितनी हो सकती है, 7.33 हो सकती है, ये हो सकती है। उसके बाद में क्या होगा, HCO3 क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्योंकि कंडीशन कौन सी है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। मेटाबॉलिक होती तो HCO3 में वेरिएशन आते, बट कंडीशन कौन सी है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो HCO3 आपका नॉर्मल होगा। उसके बाद में आपका PCO2 लेवल क्या होगा, PCO2 लेवल क्या होगा, PCO2 लेवल इनके मायने मैंने मैंने बताया था कि आपका ये क्या चलेगा, रेस्पिरेटरी अपोजिट चलेगा हमेशा। तो इसमें पीएच डिक्रीज हो रही है, तो अब की बार PCO2 लेवल कितना जाएगा, इंक्रीज जाएगा। तो मैं इंक्रीज में कितना लिख दूँ, 50 mmHg लिख रहा हूँ, ठीक है, 50 mmHg लिख रहा हूँ, क्योंकि PCO2 लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन उस समय होगी जब पेशेंट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हो, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हो, ऑक्सीजन की नीड पेशेंट को ज़्यादा है, ऑक्सीजन उसको कम मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे, वेंटिलेट करेंगे,
और हाइपर वेंटिलेट अपन किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लगा के कर सकते हैं, बाईपेप से कर सकते हैं, जैसे अपने पास बाईपेप है, बाईपेप है उससे कर सकते हैं, सीपेप है, सीपेप है उससे कर सकते हैं, वेंटिलेटर से कर सकते हैं, वेंटिलेटर से कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इसमें, अगर इसमें वेंटिलेटर से कर सकते हैं तो ये चीज़ है अपने को, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है, पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो रही है, और ऑक्सीजन की वैल्यू अधिक करने पे अपना ये कंडीशन ठीक हो सकता है, ठीक है। अब अपने पास आती है मेटाबॉलिक कंडीशन, अब अपने पास आती है मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक में क्या होता है, एक अपना सेम लिख लीजिए, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, एल्केलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, 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 ठीक है। अब एक साइड एल्कलोसिस है, एक साइड एसिडोसिस है। तो एल्कलोसिस में आपको बताया कि पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी, पीएच अपनी क्या होगी, पीएच इंक्रीज होगी। तो इसमें पीएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो पीएच की वैल्यू मैं इसमें लिख सकता हूँ 7 पॉइंट, ये लिख सकता हूँ 60, लिख सकता हूँ 50, लिख सकता हूँ, ये अपने पीएच की वैल्यू है, ठीक है। अब की बार इसमें क्या होगा, पीसीओ2 है, जो पीसीओ2 है वो नॉर्मल होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, कंडीशन मेटाबॉलिक की कंडीशन है। अब की बार SCO3 में अब आएगी, बाकी इसमें इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू रहेगी। पर जो SCO3 वैल्यू है, SCO3 वैल्यू है, इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, और मेटाबॉलिक कौन सी है, एल्कोलोसिस है। तो मैंने बताया था रेस्पिरेटरी अपोजिट रहता है, मेटाबॉलिक हमेशा इक्वल वैल्यू। अगर पीएच बढ़ रही है तो मेटाबॉलिक की वैल्यू भी बढ़ेगी, पीएच अगर घट रही है तो मेटाबॉलिक की वैल्यू भी घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रही है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, नॉर्मल वैल्यू बताई थी 22 से 27, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साथ साथ इसके साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी वैल्यू जैसे 29 वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू भी SCO3 की वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये कंडीशन अपनी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब अपना ज़्यादा अगर यूरिन पास कर रही है, अपनी किडनी क्या कर रही है, ज़्यादा यूरिन पास कर रही है, ठीक है। जैसे कंडीशन आपको बता दूं मैं आपको, जैसे सिहार्ड है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। उसमें अगर एडीएच का लेवल कम हो गया है, जो एडीएच अपना हार्मोन है, एडीएच का हार्मोन कम हो जाता है, जैसे क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, मोर देन 3,000 ml से ज़्यादा क्या होता है, 24 घंटे में यूरिन पास करता है पेशेंट। और एडीएच क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन सिक्रिएट करती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रिएट करती है, जिनमें एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन। कौन सा होता है, एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें क्या हो जाता है, सिंड्रोम ऑफ, सिंड्रोम ऑफ एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट। जो एप्रोप्रिएट होता है एक, तो एक होता है इनएप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट है ना, बराबर आना, बिल्कुल लेवल का आ रहा है। इनएप्रोप्रिएट मतलब या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तो इनएप्रोप्रिएट में कम आएगा, ठीक है। और वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम आ रहा है, तो यूरिन ज़्यादा पास होगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा तो कहीं ना कहीं यूरिन ज़्यादा पास होगा तो अपनी बॉडी में क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। कौन सी कंडीशन होगी, एल्केलोसिस होगी। एक तो ये हो सकती है, ठीक है। एक अगर पेशेंट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा वोमिट कर रहा है, वोमिट, ठीक है, वोमिट कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, सीवियर वोमिटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सीवियर वोमिटिंग। तो सीवियर वोमिटिंग में भी क्या है, एसिड का लॉस हो रहा है, एसिड का, एसिड का लॉस हो रहा है। और एसिड का लॉस कहाँ पे हो रहा है, जैसे अपने पेट में क्या है, स्टोमक में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बार बार वोमिट के थ्रू बाहर निकल रही, तो भी अपनी बॉडी में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एसिड का लॉस हो रहा है। और एसिड का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एसिडोसिस हो रहा है तो पीएच क्या होगी, इसमें पीएच क्या होगी, पीएच हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो पीएच कितने लिखे इसमें, पीएच अपन लिख देते हैं 7.30,
ये अपनी पीएच है, ठीक है। दूसरी चीज पीसीओ2 का लेवल, पीसीओ2 का लेवल नॉर्मल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, यहाँ पे रेस्पायरेशन का कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज HCO3 बाइकार्बोनेट लेवल, अपना क्या है बाइकार्बोनेट लेवल क्या रहेगा, तो मैंने बताया था बाइकार्बोनेट हमेशा पीएच के साइड में ही चलता है, पीएच अगर कम होगी तो बाइकार्बोनेट कम होगा, पीएच बढ़ेगी तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, ठीक है। तो पीएच यहाँ पे कम हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा, बाइकार्बोनेट होगा जैसे 21 मिलीक्यूरेंट पर लीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, पर लीटर में लिख रहा हूँ। तो ये हो गई, ये कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कहीं ना कहीं पीएच क्या गिर रही है। ये कंडीशन कब हो सकती है, जैसे कोई पेशेंट है, सीकेडी पेशेंट है, ठीक है, एकेडी पेशेंट है, ठीक है, और आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं अपने जो एसिड है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा, एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो बॉडी के अंदर एसिड की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो अपनी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कमी होगी। और मेटाबॉलिक के लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा, आपका किडनी मेनली मेटाबॉलिक के लिए जिम्मेदार ऑर्गन रहेगा, ठीक है। तो ये अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। ये अपना आज का टॉपिक था एबीजी के रिगार्डिंग आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये अपन ने सारा क्लियर ही किया। इसमें अपने को एलन टेस्ट करना है, हेपेरिनाइज सिरिंज लेना है, और प्रॉपर वे में अपने को पोजीशनिंग देना है हैंड को, उसके बाद में अपने को रेडियल आर्टरी पंक्चर करनी है। ये चीज़ें अपन ने इसमें आज पढ़ी हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक, आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इधर से इधर से